स्वागत है आप सभी तमाम विद्यार्थियों का आपके इस प्यारे से चैनल एसपीसी सेंटर ऑफ नॉलेज में। और हम आ चुके हैं लेकर के बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया मॉडल सेट 2026। इसमें हम लोग देखेंगे आज बिहार बोर्ड के द्वारा जो जारी किया गया है हिस्ट्री का पहला मॉडल सेट, उसके सभी प्रश्न उत्तर को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि हम लोग का जो है पहला प्रश्न जो है वह क्या है। तो पहला प्रश्न है इसमें कि मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था। क्या पूछा गया है कि मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था। तो इसका सही जो जवाब है वो हो जाएगा राखाल दास बनर्जी ने किया था। दूसरा प्रश्न है कि हल से जोते हुए खेत के साक्ष्य हड़प्पा के किस स्थल से मिले हैं। तो हल से जोते हुए खेत के साक्ष्य जो हैं वह कालीबंगन से प्राप्त हुए थे। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न है कि हड़प्पाई मुहर मुख्यतः किससे बनी थी। क्या पूछा गया है कि हड़प्पाई मुहर मुख्यतः किससे बनी थी। ए में कह रहा है बलुआ पत्थर, बी में सेलखड़ी पत्थर और सी में संगमरमर और डी में सोना। तो हड़प्पाई मुहर मुख्यतः जो है थी वह सेलखड़ी नामक पत्थर से बनी हुई थी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। 4 नंबर प्रश्न है कि हड़प्पा स्थलों से किन जंगली जानवरों की हड्डियां प्राप्त हुई थी। ए में वराह, बी में हिरन, सी में घड़ियाल और डी में इनमें से सभी। तो यहाँ जो आंसर है वह हो जाएगा इनमें से सभी। अगला प्रश्न है कि मनकों में छेद करने के विशेष उपकरण किस स्थल पर मिले हैं। क्या करा है कि मनकों में छेद करने के विशेष उपकरण जो थे वह किस स्थल से प्राप्त हुए थे। धौलावीरा से, लोथल से, चन्हुदड़ो से या इनमें से सभी से। तो इसका जवाब जो है ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी के। चलिए आगे देखते हैं। मेसोपोटामिया के लेख में वर्णित हाजा पक्षी का संबंध किस स्थान से है। क्या करा है कि मेसोपोटामिया के लेख में वर्णित जो हाजा पक्षी का संबंध है वह किस स्थान से है। तो उस स्थान का नाम है मेलुहा। क्या नाम है? मेलुहा। बी नंबर ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे है। क्या कह रहा है कि हड़प्पा जो है वह किस नदी के किनारे है। तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा गया है। क्या कह रहा है कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा गया है। तो भारतीय पुरातत्व का पिता अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा गया है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 1830 के दशक में ब्राह्मणी और खरोष्ठी लिपि का अर्थ किसने निकाला था। क्या करा है कि 1830 के दशक में ब्राह्मणी और खरोष्ठी लिपि का अर्थ किसने निकाला था। इसका सही आंसर हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप। कौन हो जाएगा? जेम्स प्रिंसेप। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को कि अगला प्रश्न हम लोग का क्या है। अगला प्रश्न में 10 नंबर प्रश्न कह रहा है कि प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की तुलना किस देवता से की गई है। क्या कह रहा है कि प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की तुलना किस देवता से की गई है। ए में कह रहा है कुबेर, बी में वरुण, सी में इंद्र और डी में इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अगला प्रश्न कि सुदर्शन झील का निर्माण किस काल में हुआ था। क्या कह रहा है कि सुदर्शन झील का निर्माण जो है वह किस काल में हुआ था। इसका सही आंसर हो जाएगा मौर्य काल। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा मौर्य काल। अगला प्रश्न है कि तमिल संगम साहित्य में उल्लवर किसे कहा जाता था। क्या कह रहा है कि तमिल संगम साहित्य में उल्लवर किसे कहा जाता था। तो तमिल संगम साहित्य में उल्लवर जो था वह हलवाहा को कहा जाता था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे। क्या कह रहा है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे। तो अर्थशास्त्र के लेखक थे कौटिल्य। कौन थे? कौटिल्य जो थे वह अर्थशास्त्र के लेखक थे। 14 नंबर प्रश्न करा है कि धम्म के प्रचार के लिए धम्म महामात की नियुक्ति किसने की थी। क्या करा है कि धम्म के प्रचार के लिए धम्म महामात की नियुक्ति किसने की थी। ए में चाणक्य, बी में कनिष्क, सी में अशोक और डी में समुद्रगुप्त। तो धम्म महामातों की नियुक्ति जो था वह अशोक के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि श्रावस्ती किस महाजनपद की राजधानी थी। क्या कह रहा है कि श्रावस्ती किस महाजनपद की राजधानी थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौशल। क्या हो जाएगा? कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी। अगला प्रश्न है कि कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ था। क्या कह रहा है कि कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ था। इसका आंसर जो है वह हो जाएगा ऑप्शन ए 78 ईस्वी में हुआ था। चलिए देखते हैं हम अगले प्रश्न को कि अगला प्रश्न जो है
वह क्या है? में पूछा गया है कि पाणिनि ने किस व्याकरण ग्रंथ की रचना की थी? क्या कह रहा है कि पाणिनि ने किस व्याकरण ग्रंथ की रचना की थी? तो पाणिनि के द्वारा जिस व्याकरण ग्रंथ की रचना की गई थी, उसका नाम था अष्टाध्यायी। क्या नाम था? अष्टाध्यायी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कुंती ओ निषादी के लेखक कौन है? क्या कह रहा है कि कुंती ओ निषादी के लेखक जो हैं वह कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महादेवी वर्मा। क्या हो जाएगा? महादेवी वर्मा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न कर रहा है कि हिडिंबा किसकी पत्नी थी? क्या पूछा गया है कि हिडिंबा जो थी वह किसकी पत्नी थी? तो हिडिंबा भीम की पत्नी थी। किसकी पत्नी थी? भीम की पत्नी का नाम था हिडिंबा। अगला प्रश्न है कि पुरुष सूक्त किस वेद का हिस्सा है? क्या कह रहा है कि पुरुष सूक्त किस वेद का हिस्सा है? तो यह है ऋग्वेद का। किसका है? ऋग्वेद का। ए नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न कह रहा है कि जरुअस्त्र कहाँ के चिंतक थे? क्या कह रहा है कि जरुथुस्त्र कहाँ के चिंतक थे? तो यह थे ईरान के। कहाँ के थे? ईरान। ग्रंथों में हमें कितने संप्रदायों या चिंतन परंपराओं का उल्लेख मिलता है? क्या कह रहा है कि बौद्ध ग्रंथों में हमें कितने संप्रदायों या चिंतन परंपराओं का उल्लेख मिलता है? तो इसमें मूल रूप से जो है 18 परंपराओं या चिंतन 18 संप्रदायों या चिंतनों का उल्लेख मिलता है। 18 से लेकर के 64 तक देता है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग का ऑप्शन में 18 नहीं दे करके 64 दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बुद्ध की शिक्षाएं किस पीटक में रखी गई हैं? क्या पूछा गया है कि बुद्ध की शिक्षाएं किस पीटक में रखी गई हैं? तो जिस पीटक में बुद्ध की शिक्षा रखी गई है उस पीटक का नाम है सूत पीटक। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न कि अजीत केशकम्बलीन किस धर्म का संप्रदाय से संबंधित थे? क्या कह रहा है कि अजीत केशकम्बलीन किस धर्म या संप्रदाय से संबंधित थे? तो यह थे लोकायत धर्म से। क्या थे? लोकायत। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न कर रहा है कि बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई है? क्या कह रहा है कि बुद्ध की मृत्यु जो थी वह कहाँ हुई थी? तो बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न कि बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? क्या पूछा गया है कि बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। 27 नंबर प्रश्न कि किसके कहने पर बुद्ध ने संघ में महिलाओं को प्रवेश करने की अनुमति दी थी? क्या कह रहा है कि किसके कहने पर बुद्ध ने संघ में महिलाओं को प्रवेश करने की अनुमति दी थी? तो वह थे आनंद। क्या कौन थे? आनंद, जो उनके 5 जो शिष्य प्रिय थे, उन 5 शिष्यों में एक आनंद थे। अगला जो प्रश्न है, कलकत्ता में इंडियन म्यूजियम की स्थापना कब हुई थी? क्या कह रहा है कि कलकत्ता में इंडियन म्यूजियम की स्थापना जो थी वह कब हुई थी? तो इंडियन म्यूजियम की स्थापना 1814 ईस्वी में हुआ था। 29 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि अशोक के आदेश से किस संप्रदाय के संतों के लिए बराबर की गुफाएं बनाई गई थी? तो इस जिन संतों के लिए बराबर की गुफाएं बनाई गई थी वह थे आजीवक। कौन थे? आजीवक। ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न कह रहा है कि किताब उल हिंद में कितने अध्याय है? तो किताब उल हिंद में 80 अध्याय है। कौन कितने अध्याय हैं? 80 अध्याय हैं। 31 नंबर प्रश्न कह रहा है कि फारसी और अरबी भाषा के अलावा अलबरूनी जो था किस भाषा का ज्ञान रखता था? तो फारसी और अरबी के अलावा वह संस्कृत का भी ज्ञान रखता था, हिब्रू का भी ज्ञान रखता था, सीरियाई का भी ज्ञान रखता था, इसलिए इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी। 32 नंबर प्रश्न कह रहा है कि इब्न बतूता किसके शासन काल में भारत आया था? क्या कह रहा है कि इब्न बतूता किसके शासन काल में भारत आया था? तो वह मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आया हुआ था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न कर रहा है कि फ्रांसीसी जौहरी जियो बैप्टिस्ट तैवनियर ने कितनी बार भारत की यात्रा किया था? तो वह किया था 6 बार। कितनी बार? उपासना करते थे। 37 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन नयनार संत नहीं है? क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन नयनार संत नहीं है? तो वह थी अंडाल, जो थी वह नयनार संत नहीं थी। अगला क्वेश्चन है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? क्या कह रहा है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो वह अजमेर शरीफ नहीं, अजमेर शरीफ में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है।
अगला प्रश्न कि अमीर खुसरो किसके अनुयायी थे? क्या कह रहा है कि अमीर खुसरो जो थे वह किसके अनुयायी थे? तो वह थे निजामुद्दीन औलिया के। किसके थे? निजामुद्दीन औलिया। ए नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 1469 में पंजाब के ननकाना गांव में किसका जन्म हुआ था? क्या कह रहा है कि 1469 में पंजाब के ननकाना गांव में किसका जन्म हुआ था? तो गुरु नानक का जन्म ननकाना गांव में हुआ था और 1469 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की? क्या कह रहा है कि खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था? तो वह थे गुरु गोविंद सिंह। कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। 40 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सूफी संतों के लिखे हुए पत्रों का संकलन क्या कहलाता है? क्या कह रहा है कि सूफी संतों के लिखे हुए पत्रों का संकलन क्या कहलाता है? ए में तज़किरा, बी में मलफूजात, सी में मकतूबात और डी में कश्फ उल महजूब। तो मकतूबात जो है सूफी संतों के लिखे हुए पत्रों का संकलन कहलाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम आगे की तरफ और देखते हैं आगे के तमाम प्रश्नों को। अगला जो प्रश्न है इसमें क्या पूछा गया है? 43 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि 1800 ईस्वी में हम्पी के भग्नावशेष की खोज किसने की थी? क्या कह रहा है कि 1800 ईस्वी में हम्पी के भग्नावशेष की खोज किसने की थी? तो वह कॉलिन मैकेंजी नामक एक व्यक्ति थे जिन्होंने 1800 ईस्वी में हम्पी के भग्नावशेष की खोज किया था। चलिए आगे देखते हैं कि दक्षिण भारतीय मंदिरों में भव्य गौपुरमों को जोड़ने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो दक्षिण भारतीय मंदिरों में भव्य गौपुरमों को जोड़ने का जो श्रेय है वह कृष्णदेव राय को दिया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। 45 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निकोलो द कॉन्टी किस देश का व्यापारी था? क्या कह रहा है? निकोल द कॉन्टी किस देश का व्यापारी था? तो वह था इटली का। किसका था? इटली का। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि बहमनी राज्य की स्थापना कब हुई थी? क्या कह रहा है कि बहमनी राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो 1347 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न कि विजयनगर के संरक्षक देवता विरूपाक्ष किस देवता के एक रूप में माने जाते हैं? क्या कह रहा है कि विजयनगर के संरक्षक देवता विरूपाक्ष किस देवता के रूप में माने जाते हैं? तो वह है शिव। कौन है? शिव। चलिए ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। 48 नंबर प्रश्न कह रहा है कि विजयनगर के मंदिरों की क्या विशेषता है? तो ऊंचे गौपुरम है, रथ गलियां हैं, कल्याण मंडप है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी। विजयनगर के मंदिरों की विशेषताएं निम्न है। ऊंचे मंडप हैं, ऊंचे गोपुरम है, कल्याण मंडप है, रथ गलिया है। तो इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए देखो कौनटी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है 50 नंबर प्रश्न कि हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरा स्थल कब घोषित किया गया? क्या कह रहा है कि हम्पी को यूनेस्को के द्वारा विश्व पुरा स्थल कब घोषित किया गया? तो वह था 1986 ईस्वी। अगला प्रश्न है कि दूसरे गांव में ठेके पर खेती करने वाले खेतिहर क्या कहलाते थे? तो खेतिहर जो थे जो दूसरे गांव में जाकर के काम किया करते थे वह पाही काश्त कहलाते थे। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। 52 नंबर प्रश्न है कि आलू, टमाटर और मिर्च भारत में कब से उपजाए जाते हैं? तो 17वीं शताब्दी से उपजाए जाते हैं। 53 नंबर प्रश्न कह रहा है कि उस भूमि को क्या कहा जाता था जो कभी खाली नहीं छोड़ी जाती थी? तो उसे पोलज कहा जाता था। अगला प्रश्न कि जोवान्नी कारेरी किस देश का यात्री था? क्या कह रहा है कि जोवान्नी कारेरी किस देश का यात्री था? तो वह था इटली का। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। नंबर प्रश्न 55 नंबर प्रश्न में कह रहा है अकबरनामा का कौन सा भाग आइन ए अकबरी के नाम से जाना जाता है? तो अकबरनामा का तीसरा भाग जो है वह आइन ए अकबरी के नाम से जाना जाता है। 56 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अकबर का वित्त मंत्री कौन था? अकबर का वित्त मंत्री जो था वह टोडरमल था। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब होगा। 57 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अकबर की मृत्यु कब हुई थी? तो अकबर की मृत्यु 1605 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। 58 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों को किसने हराया था? तो मराठों को पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली के द्वारा हराया गया था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। 59 नंबर प्रश्न है कि औरंगजेब कब गद्दी पर बैठा? तो औरंगजेब जो था वह सन 1658 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। अस्थाई बंदोबस्त में भू राजस्व का संग्राहक कौन होता था? क्या कह रहा है कि अस्थाई बंदोबस्त में भू राजस्व का संग्राहक कौन होता था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जमींदार। क्या हो जाएगा? जमींदार जो था भू राजस्व का संग्राहक होता था।
चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को कि अगले प्रश्न में क्या पूछा गया है। 62 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश सेना का कमांडर कौन था जो बाद में बंगाल का गवर्नर जनरल बना? तो वह था लॉर्ड कर्नवालिस। कौन था? लॉर्ड कर्नवालिस। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। 63 नंबर प्रश्न कह रहा है कि वर्धमान के किस राजा ने संथाल विद्रोह और 1857 के विद्रोह के समय अंग्रेजों की मदद की थी? तो अंग्रेजों की मदद करने वाले 1857 में जो राजा थे वह थे तेज चंद और मेहताब चंद। इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है कि संथाल किसे दीकू कहते थे? तो संथाल जो थे वह अंग्रेजों को, अर्थात जो बाहर से आए हुए लोग थे, उनको दीकू कहते थे। ऑप्शन सी जो है यहाँ पे सही जवाब होगा। 65 नंबर प्रश्न है कि 1780 के दशक में भागलपुर के किस कलेक्टर ने पहाड़िया मुखियाओं को वार्षिक भत्ता देना प्रस्तावित किया था? तो वार्षिक भत्ता देने का जो प्रस्ताव जिन कलेक्टर के द्वारा किया गया था वह थे आगस्टक क्लीवलैंड। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। 66 नंबर प्रश्न है कि दक्कन दंगा आयोग की रिपोर्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट में कब पेश की गई थी? तो वह था 1878 ईस्वी में। दक्कन दंगा आयोग की रिपोर्ट जो थी वह ब्रिटिश पार्लियामेंट में पेश की गई थी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न जो है वह क्या है। तो अगला प्रश्न है कि 67 से देखते हैं हम लोग। 67 नंबर प्रश्न है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल की दीवानी कब प्राप्त की थी? क्या कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल की दीवानी कब प्राप्त की थी? तो वह था 1765 ईस्वी। ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब होगा। 68 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि दक्कन दंगा आयोग के अनुसार किसानों के विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? सरकारी राजस्व की ऊंची दर, कपास के मूल्यों का परिवर्तन, सी में कह रहा है साहूकारों का शोषण, और डी में इनमें से सभी। तो यहाँ ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था? क्या कह रहा है कि 1857 के समय में गवर्नर जनरल जो था वह कौन था? तो वह था लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 70 नंबर जो प्रश्न है, डलहौजी के अवध का अधिग्रहण कब किया? क्या कहा? डलहौजी ने अवध का अधिग्रहण कब किया? तो वह किया था 1856 ईस्वी में। अगला प्रश्न 71 नंबर प्रश्न कि लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो वह महिला का नाम था बेगम हजरत महल। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब होगा। अगला नंबर प्रश्न है कि अवध में एक मुश्त बंदोबस्त कब लागू किया गया था? तो अवध में एक मुश्त बंदोबस्त जो था वह 1856 ईस्वी में। बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि दिल्ली में बहादुर शाह जफर को किसने गिरफ्तार किया? क्या कह रहा है कि दिल्ली में बहादुर शाह जफर को किसने गिरफ्तार किया? तो वह थे कैप्टन हडसन। कौन थे? कैप्टन विलियम हडसन। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि सिंहभूम के किस आदिवासी काश्तकार ने 1857 के विद्रोह के समय कोल आदिवासियों का नेतृत्व संभाला था? तो वह थे गोनू। कौन थे? गोनू थे। अगला प्रश्न है कि 1859 में इन मेमोरियम नामक चित्र किसने बनाया था? तो इन मेमोरियम नामक चित्र जो था वह जोसेफ नोएल पेटन ने बनाया हुआ था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। 77 नंबर प्रश्न है कि भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित हुई? तो 1911 में स्थानांतरित हुई थी। अगला प्रश्न है कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो गेटवे ऑफ इंडिया जो है वह मुंबई में स्थित है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं कि अगला प्रश्न जो है हम लोग का क्या है। तो अगला प्रश्न है 79 नंबर प्रश्न कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? क्या कह रहा है कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो 1974 सॉरी, क्या कह रहा है कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1774 ईस्वी में कलकत्ता में जो थी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अधिनियम के तहत 1774 में जो थी वह सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। तो इनमें तीनों ऑप्शन में से कोई नहीं दिया है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसका जवाब होगा 1774। और किस अधिनियम के अंतर्गत? तो
1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। अगला प्रश्न कि किस राजनेता ने गांधी जी को 1 वर्ष तक ब्रिटिश भारत की यात्रा करने की सलाह दी थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वह गांधी जी को कहे हुए थे कि आप 1 वर्ष तक कम से कम संपूर्ण भारत की यात्रा करें। अगला प्रश्न कि गांधी जी की भारत में पहली महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपस्थिति कहाँ हुई थी? तो वह था स्थान बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। 82 नंबर प्रश्न कह रहा है कि चंपारण आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो 1917 में हुआ था। अगला प्रश्न कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने भारत पर कौन सा प्रतिबंध लगाया जिसे सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता वाली समिति ने जारी रखा था? तो उसमें लगाया गया था प्रेस पर प्रतिबंध और बिना जांच के कारावास। तो यहाँ ऑप्शन दोनों सही होगा, इसलिए ए और बी यहाँ दोनों दिया है। अगला प्रश्न जो है हम लोगों का वह देख लेते हैं कि अगला प्रश्न में क्या पूछा गया है। तो अगला प्रश्न जो है इसमें पूछा जा रहा है 84 नंबर प्रश्न कि हिंद स्वराज किसने लिखा है? क्या कह रहा है कि हिंद स्वराज जो है वह किसने लिखा है? तो हिंद स्वराज जो है वह गांधी जी के द्वारा लिखा गया था। 85 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 1922 में महात्मा गांधी के खिलाफ राजद्रोह के मामले की सुनवाई किस जज ने की थी? क्या कह रहा है कि किस जज ने महात्मा गांधी के खिलाफ 1922 में राजद्रोह मामले की सुनवाई किया था? तो उसका नाम था C.N. ब्रूमफील्ड। कौन था? C.N. ब्रूमफील्ड। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न कि दांडी किस राज्य में स्थित है? तो दांडी जो है वह गुजरात राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न कि दूसरे गोलमेज सम्मेलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? क्या कह रहा है कि दूसरे गोलमेज सम्मेलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड विलिंगडन थे। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। 89 नंबर प्रश्न है व्हाट कांग्रेस एंड गांधी एंड हैव डन टू दी अनटचेबल्स किसने लिखा था? तो इस पुस्तक के लेखक थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 90 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि 90 नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया है। तो 90 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि जब एक पूरा राष्ट्र उठ खड़ा होता है और आगे बढ़ने लगता है तो उसे नेता की जरूरत नहीं रह जाती है। यह किसकी उक्ति थी? देखिए यह उक्ति जो थी वह स्वामी विवेकानंद से संबंध रखता है, लेकिन यह कहा था किसने? तो महात्मा गांधी ने। तो यहाँ पे हो जाएगा महात्मा गांधी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 91 नंबर प्रश्न है कि स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? क्या कह रहा है कि स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, यह दोनों जो थे वह स्वराज पार्टी के संस्थापक थे। इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। 92 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भगत सिंह को फांसी कब दी गई? तो भगत सिंह को फांसी 1931 ईस्वी में दिया गया था। 93 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन नहीं था? तो माउंटबेटन जो थे वह कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। 94 नंबर प्रश्न कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वो स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को हम लोग। 95 नंबर प्रश्न कह रहा है कि संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा हुआ था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। 96 नंबर प्रश्न कह रहा है कि संविधान सभा की संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो B.R. अम्बेडकर थे। ऑप्शन जो बी है वह सही होगा। 97 नंबर प्रश्न कह रहा है कि गांधी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? यंग इंडिया, नवजीवन, हरिजन, इनमें से सभी। यह सभी हो जाएगा। 98 नंबर प्रश्न कह रहा है कि संविधान सभा का गठन कब किया गया था? तो संविधान सभा का गठन जो था वह 1946 ईस्वी में किया गया था। चलिए देखते हैं 99 नंबर प्रश्न कह रहा है कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ था। 100 नंबर और लास्ट इस वीडियो का प्रश्न है कि एक शक्तिशाली और एकीकृत केंद्र की वकालत करते हुए संविधान सभा में किसने कहा कि 1935 के गवर्नमेंट एक्ट में हमने जो केंद्र बनाया था उससे भी ज्यादा शक्तिशाली केंद्र चाहते हैं? तो यह है B.R. अम्बेडकर की उक्ति। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा।
तो हम लोगों ने इस वीडियो में लगभग 100 प्रश्नों को सॉल्व किया है और आशा करते हैं कि आप सभी विद्यार्थियों को ये 100 प्रश्न जो है अच्छे से याद हो जाएँगे। मिलते हैं आपसे एक और अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।